नमस्कार। बस्तर टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं सच्चिदानंद जोशी आपके साथ बस्तर की कलाओं और बस्तर के रंगमंच के बारे में अपनी कुछ बातें साझा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। मैं मेरे अनुजव्रत शिष्य हेमंत पाणिग्रही को और अतुल प्रधान जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं बस्तर के साथ जुड़ी हुई अपनी कुछ यादों को साझा कर सकूं। बस्तर, चूंकि मेरा जन्म भी मध्य प्रदेश में हुआ और मध्य प्रदेश में ही मेरी शिक्षा दीक्षा भी हुई, तो बस्तर एक तरह से हमेशा हमारे कुतूहल में रहा, हमारे मन में हमेशा रहा कि बस्तर के बारे में जाने, क्योंकि बस्तर के बारे में सुना बहुत था लेकिन कभी अवसर बस्तर जाने का प्राप्त नहीं हुआ। और छत्तीसगढ़ बनने के पहले मध्य प्रदेश में, अविभाजित मध्य प्रदेश में जो जिला था बस्तर जिला, संभवतः उस वक्त भारत का सबसे बड़ा जिला था। और भारत का सबसे बड़ा जिला होने के साथ ही साथ केरल जैसे प्रदेश का जितना भूभाग है उतना ही भूभाग लगभग बस्तर का था। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ यूरोपीय देश, चाहे वो बेल्जियम हो या इसी तरह के कुछ देश, उनके पूरे क्षेत्रफल के बराबर का हिस्सा पूरा सिर्फ अकेले बस्तर जिले का हिस्सा था। तो ये इतना बड़ा वो जिला, इतना बड़ा उसकी, इतनी बड़ी उसकी क्षेत्रफल, इतना व्यापक, और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, उसके बारे में कौतूहल हमारे मन में था। और इसलिए लगता था कि कब एक बार बस्तर जाएं और कब एक बार बस्तर की सारी चीज़ों को देखें, लेकिन कभी ऐसा अवसर मिला नहीं। पढ़ा, बस्तर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और जानने की कोशिश की। एक और बहुत खास बात बस्तर के बारे में है जो शायद हम लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत बात है कि देश के 4 प्रमुख राज्यों का वहाँ पर एक तरह से मिलन होता है। मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, जो भी कहें, मध्य प्रदेश था पहले अविभाजित मध्य प्रदेश, और आज जब छत्तीसगढ़ बना है तो छत्तीसगढ़ का तो ये बस्तर हिस्सा है ही, प्रमुख हिस्सा है। उसके साथ ही बस्तर का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र से लगता है, कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश से लगता है और कुछ हिस्सा उड़ीसा से लगता है। और इसलिए इन चारों राज्यों की जो अलग अलग लोक संस्कृति है, पारंपरिक संस्कृति है, परंपराएं हैं, फिर वो चाहे भाषा हो, बोली हो, संस्कार हो, रीति रिवाज हो, त्योहार हो, यहाँ तक कि रहन सहन, पहरावा भी, ये सब चीज़ें इन चारों राज्यों से मिलकर कहीं ना कहीं बस्तर में आती हैं। और इसलिए जो बस्तर की जो संस्कृति बनती है वो इन चारों राज्यों की कुछ विशेषताओं को लिए हुए अपने आप में एक अनूठी, अलौकिक संस्कृति बस्तर में बनती है। और इसीलिए इसका आकर्षण बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक भारत की एक साझा संस्कृति का पूरा दर्शन आपको बस्तर में हो जाता है। उड़ीसा का है तो उड़ीसा की कुछ विशेषताएं, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की कुछ विशेषताएं, आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश की कुछ ऐसी विशेषताएं, ये सारी चीजें। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, चूंकि छत्तीसगढ़ प्रांत का तो ये अंग ही है, और इसलिए छत्तीसगढ़ प्रांत को लेकर भी ये पूरे समूचा बस्तर इस तरह से बनता है। और इसलिए इसकी जो भाषाएं भी हैं उसमें भी हर एक भाषा में अपना संस्कार है, चाहे वो फिर गोंडी हो, भथरी हो, हल्बी हो या बस्तरिया हो। तो इन सब भाषाओं में आपको अलग अलग क्षेत्र का, अलग अलग भाषाओं का पुट मिलता है। जैसे आप भथरी में देखेंगे तो उसमें बहुत सारा उड़िया का पुट आपको मिलेगा। उड़िया भाषा के बहुत सारे वाक्य विन्यास या उड़िया भाषा की कुछ झलक या छाप आप कह सकते हैं, वो आपको भतरी में मिल जाती है। जब आप हल्बी की बात करते हैं तो उसमें हल्बी में बहुत सारा महाराष्ट्र का अंग उसमें हल्बी भाषा में रहता है। और इसलिए किसी ने कहा आमचो बस्तर, यानी हमारा बस्तर, तो मराठी में आमचा शब्द है, मतलब हमारा, और आमचो बस्तर, इस तरह, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें बस्तर की जो संस्कृति है उसमें अलग अलग भाषाओं के माध्यम से आपको मिलती हैं। और ये सब वहाँ पर इस तरह से मिल जाती हैं, इस तरह से हिल मिल जाती हैं कि आपको ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि दरअसल ये पूरा वाक्य विन्यास कहाँ से, किस तरह से आया है। और हर एक भाषा का अपना सौष्ठव है। सबसे अद्भुत बात यह है, अब ये जब हम भाषाओं के बारे में जब हम बड़े बड़े शहरों में बहस करते हैं, फिर वो चाहे राष्ट्रभाषा का प्रश्न हो, हिंदी का प्रश्न हो, क्षेत्रीय बोलियों भाषाओं का प्रश्न हो, तब आश्चर्य होता है कि कैसे हर एक भाषा का सौष्ठव, वो चाहे फिर हल्बी का सौष्ठव हो, चाहे वो भथरी का सौष्ठव हो, चाहे वो गोंडी का तो एक व्यापक शब्दकोश ही बनता है। गोंडी भाषा के अपने शब्दों को लेकर एक व्यापक, अभी इन दिनों भी एक कुछ एक्सरसाइज कुछ लोग, विद्वान लोग कर रहे हैं। तो हर एक भाषा ने अपना एक सौष्ठव, हर एक भाषा ने अपनी विशेषता इस माध्यम से की है। न सिर्फ सौष्ठव विशेषता, उसके अंदर रचनात्मक गतिविधियाँ, चाहे वो काव्य रचनाएं हों, चाहे वो गीत हों, चाहे वो छोटी छोटी रचनाएं हों, ये सारी चीज़ें उन भाषाओं के माध्यम से
बस्तर में प्राप्त हुई। तो इसलिए ये एक अलौकिक तरह की ये सांस्कृतिक छवि वहाँ पर प्राप्त हो गई, जिसको बस्तर कहा गया। बस्तर का एक क्षेत्र है जिसको अबूझमाड़ कहते हैं। अबूझमाड़ इसलिए कहते हैं कि नारायणपुर, अब तो नारायणपुर जिला हो गया, नारायणपुर के अंदर ये जो क्षेत्र है अबूझमाड़, इसके बारे में आज भी लोग बहुत सारी बातें नहीं जान पाते। अबूझ से मतलब अबूझ, जिसको जाना पहचाना गया। लेकिन मुझे लगता है कि पूरा का पूरा बस्तर ही अपने आप में एक ऐसी पहेली है जिसे आप जितना सुलझाइए आप उतना उसके अंदर घुसते चले जाते हैं, आप उतना उसके अंदर रमते चले जाते हैं। और इसलिए इस कई लोग जो पहेली को सुलझाना चाहते हैं तो बेहतर यह कि सुलझाएं नहीं, बल्कि हम खुद जाकर उस पहेली में उलझ जाएं। उलझना ज़्यादा आसान है सुलझाने की बजाय, क्योंकि बस्तर है ही इतना सुंदर रम्य। और इसलिए ये जो, चाहे जिन्होंने अबूझमाड़ देखा हो, जिन्हें इसका अवसर प्राप्त हुआ हो, वो इस बात को महसूस करेंगे कि जहां आप देखें और जिस तरह से देखें, आपको वहां पे एक बहुत अलौकिक सी छटा नजर आती है। बस्तर के बारे में पहले, चूंकि यही जैसे मैंने कहा कि अबूझ है, बहुत सारी चीज़ें उसकी जो है वो गहरे में कहीं तो भी छुपी हुई हैं, तो बहुत कम लिखा गया। प्रारंभ में हम जानते हैं फादर वेरियर एल्विन ने बस्तर के बारे में लिखा और उनकी कुछ किताबें बहुत प्रसिद्ध हुईं। और आरंभिक तौर पर एक तरह का जिसे कहना चाहिए शास्त्रीय विश्लेषण, समाज शास्त्रीय विश्लेषण हो, सांस्कृतिक विश्लेषण हो, वो वेरियर एल्विन की किताबों में हमें मिलता है। उसके बाद हमारे जो प्रसिद्ध एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे, उनकी पुस्तकों में भी बस्तर के कुछ पुराने संदर्भ और ऐसे महत्वपूर्ण संदर्भ हमको बस्तर के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। बाद में एक और ऐसे ही हमारे प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हुए, संशोधक हुए प्रोफेसर शंकर तिवारी, उन्होंने भी बस्तर के बारे में बहुत लिखा, बहुत शोध किया और लगातार कुछ शास्त्रीय जानकारी जो पूरे विश्व के लिए आवश्यक थी, पूरी दुनिया के लिए आवश्यक थी, वो उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से दी। हाँ, एक बार बीच में डॉम मॉरिस की किताब को लेकर भी कुछ विवाद हुआ था, जब उन्होंने शायद घोटुल के बारे में कुछ लिखा था और लोगों ने उसके बारे में बहुत सारी बातें अच्छी ही लिखी थी, पर ये सारी परंपराओं को जो प्रकाश में लाए थे। लेकिन बस्तर के ऊपर अभी भी मुझे लगता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे संशोधक, बहुत सारे शिक्षा शास्त्री इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, तो मुझे अभी भी लगता है कि बस्तर के बारे में बहुत कुछ लिखा जाना चाहिए, बहुत कुछ उसमें संशोधन की आवश्यकता है, बहुत सारी बातें हमें शास्त्रीय रूप से बस्तर के बारे में बताने की आवश्यकता है। तो ये सारी बातें जब बस्तर के बारे में प्रामाणिक रूप से कहीं ना कहीं बाहर सामान्य जन के प्रकाश में आएंगी, तो मुझे लगता है एक बहुत अद्भुत काम बस्तर के संदर्भ में हो जाएगा। एक और बात मैं अपने व्यक्तिगत संदर्भ से कहना चाहता हूँ, और वो निश्चित तौर पर ये मेरा व्यक्तिगत ही अनुभव है, लेकिन आपके साथ इस व्यक्तिगत अनुभव को साझा करूंगा। आमतौर पर जो हम लोग अपनी भागा दौड़ी की ज़िंदगी में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाते हैं, भले ही फिर वो चाहे आप प्लेजर ट्रिप पर ही जा रहे हों, छुट्टियों पर ही जा रहे हों, तब भी आपके जो एक जीवन का जो क्रम है उसके हिसाब से आप जाने का भी कार्यक्रम बनाते हैं और आने का भी कार्यक्रम बनाते हैं। यानी जाने की भी तिथि निश्चित रहती है और आने की भी तिथि निश्चित रहती है। और ऐसा प्राय होता है कि जब आप अपनी जाने और आने की तिथियां निश्चित कर लेते हैं तो आपका मन भी उसी कार्यक्रम के हिसाब से कहीं ना कहीं दिमाग में सेट होता है। यानी जब आपको आने की तिथि होती है तब तक आपको ऐसा एक पूर्णता का एहसास जरूर होता है कि हाँ, मेरा काम यहाँ हो गया है, फिर वो चाहे मनोरंजन ही हो या छुट्टियाँ ही बिताना हो, तब आप वापस जाना चाहते हैं। लेकिन मित्रों, मेरे जीवन के 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर मुझे ये अनुभव हुआ कि कुछ दिन और रुक जाते हैं, थोड़ा और रुक जाते हैं, अभी क्या जाने की जल्दी। ऐसा मेरे जीवन में 2 स्थानों को लेकर हुआ है अभी तक। और उसमें से पहला स्थान तो काशी है, वाराणसी है। और काशी तो एक तरह से आपको खींच लेता है, आपको जकड़ के बैठा देता है, पकड़ लेता है काशी। काशी से तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों का शायद ये अनुभव होगा कि जब तक आपको लगता है कि कोई धक्के मार के न निकाले, आप निकलना नहीं चाहते। पता नहीं उस शहर में ऐसा क्या है जो आपको रोके रखता है, थामे रखता है। और ऐसी ही अनुभूति मुझे जगदलपुर जाकर हुई। मुझे कभी नहीं लगा कि जगदलपुर जाकर जल्दी लौटना चाहिए, मुझे कभी नहीं लगा कि अब मेरा समय खत्म हो गया, टाइम हो गया, या अब बहुत हो गया, बोर हो गए, उगता गए, चलिए अब चलते हैं। ऐसा कभी नहीं लगा। हमेशा ऐसा हुआ कि जब भी मैंने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम बनाया बस्तर से या जगदलपुर से निकलने का, तो 2-4 घंटे, 1 आध दिन की ढील पड़ गई। आज जाने की अगर कोई आवश्यकता नहीं तो हम कल चलते हैं। पहली बार जब मैं गया था तब तो निश्चित तौर पर मैं अपने निर्धारित कार्यक्रम से 1.5 दिन देर से वहाँ से निकला था। इतना मुझे बस्तर ने, जगदलपुर ने मोहित किया था। तो ये एक अद्भुत है। तो मैं कभी विश्लेषण कर रहा था और सोच रहा था कि
वाराणसी और जगदलपुर, ये दो जगह मुझे क्यों रोक रही हैं, क्यों रोकती हैं अपने आप में। तो ऐसा समझ में आया कि जैसे वाराणसी तो एक तरह का आपका स्पिरिचुअल तीर्थ है, मतलब आध्यात्मिक तीर्थ है, जहाँ पे आपको स्पिरिचुअल शांति मिलती है। लेकिन बस्तर, जगदलपुर जो है एक तरह से आपका सांस्कृतिक तीर्थ है, एक पिलग्रिमेज है जो आपको संस्कृति की यात्रा कराता है। इतना पावन, इतना पवित्र, इतना निर्मल तीर्थ बस्तर का है कि वो आपको एक संस्कृति के अद्भुत दर्शन वहाँ पर करा देता है। और इसीलिए आपको कई बार, अगर आप संस्कृति प्रेमी हैं, आपको संस्कृति से लगाव है, रचनात्मकता से कहीं कहीं लगाव है, तो आप बस्तर से भी निकलने का आपका मन नहीं होता, वहाँ से भी बाहर निकलने की आपकी इच्छा नहीं होती। तो ये जो एक ऐसी मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग इससे इससे वाकिफ़ है या नहीं है, या कितने लोगों को ये अनुभव हुआ है जो बस्तर गए हैं, जगदलपुर गए हैं। पर मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि, और बस्तर में हर एक चीज़, यानी छोटी से छोटी चीज़ में भी जो है कलात्मकता है, रचनात्मकता है, रंजन है। इसे आप मनोरंजन नहीं कहते, इसे रंजन कहते हैं। ये सब मनोरंजन तो आमतौर पर ऐसा है कि वो दूसरों के लिए किया जाता है, इसलिए मनोरंजन है, दूसरों का मन भी रखने के लिए किया जाता है। ये एक तरह से आत्मरंजन है, आत्म अनुभूति है, अपने आप में आनंद मनाने की जो अभिव्यक्ति है, वो बस्तर की अद्भुत धरोहर है। इसलिए चाहे वो छोटी से छोटी, चाहे वो मुर्गे की लड़ाई क्यों ना हो, तो अब वो मुर्गे की लड़ाई वहाँ का एक बड़ा प्रसिद्ध खेल है, और लोग वहाँ पे बहुत रुचि से, और कई हजार लोग जुटते हैं और देखते भी हैं, और बहुत रोचक है। तो कभी कभी आप देखिए कि चाहे उनके पैर में जो डोरा बांधा है, डोरे बांधने से जो छुरी बांधी है, वो छुरी की जो कलात्मकता है, या जो उस लड़ाई को देखने भी आए हैं, जो लोग उस लड़ाई में भाग लेने आए हैं, उन सब की जो एक तरह का उत्साह है, उमंग है, वस्त्र विन्यास है, ये सारी चीजें आपको कुल मिला के एक ऐसी आनंद की अनुभूति देता है कि आपको लगता है कि आप एक नए लोक में, अलग से लोक में चले गए हैं। बात छोटी है, बात कहें तो मुर्गे की लड़ाई की है, लेकिन उसके अंदर भी जो रचनात्मकता है वो एक बहुत अलग तरह की चीज़ें हैं। तो ये जो एक बांधने वाली चीज़ है, फिर वो चाहे माता दंतेश्वरी का मंदिर हो जो आपको बांधता है, आप उसके बारे में इतनी ख्याति सुनते हैं कि आपके मन में मंदिर को लेके बहुत अलग अलग तरह की कल्पनाएं आती हैं। आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत भव्य, बहुत विशाल जैसे मंदिर देखे भी होंगे, निश्चित तौर पर देखे होंगे, भव्य वास्तु ऐसी और भव्य कलाकृतियां देखी होंगी। माता दंतेश्वरी के मंदिर में आपको ऐसा कुछ नहीं लगता जो आपको भव्यता का एहसास कराए, लेकिन माता दंतेश्वरी के मंदिर में आपको निश्चित तौर पर एक बहुत अलग सी आत्मिक अनुभूति, जैसे शांति की अनुभूति, एक संतोष की अनुभूति, एक आशीष की अनुभूति होती है। ऐसा एक जागृत देवस्थान आपको माता दंतेश्वरी के रूप में देखने को मिलता है। तो जब आप जाते हैं तो आप एक अलग अपेक्षा से जाते हैं, लेकिन जब आप लौट रहे होते हैं तो आप एक बहुत अलग सी अनुभूति लेकर लौट रहे होते हैं। एक वो बहुत अनुभूति का वर्णन संभवतः शब्दों में करने के लिए मैं अपने आप को समर्थ नहीं पाता हूँ। तो जब आप माता दंतेश्वरी का नाम जानते हैं, हम जानते हैं कि वो छत्तीसगढ़ की जो 9 माताएं, जो प्रसिद्ध माताएं हैं, उनमें से एक प्रसिद्ध तीर्थ माना जाता है। बहुत सारे लोग 9 दुर्गा के दिनों में पैदल यात्रा करते हुए आपको पूरे छत्तीसगढ़ में नजर आएंगे। वो अलग अलग देवी दर्शनों को जाते हैं। माता दंतेश्वरी की भी उसमें ख्याति है। लेकिन सिर्फ माता दंतेश्वरी ही नहीं है, फिर चाहे वो आपका बारसूर के गणेश जी हों, जो कि एक तरह से मंदिर नहीं है, एक आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है। और मुझे लगता है कि सैंडस्टोन की गणेश की प्रतिमा संभवतः इससे बड़ी प्रतिमा और कहीं देखने को नहीं मिलती। पूरा का पूरा सैंडस्टोन है और बहुत ही बड़ी और भव्य और सुंदर सी गणेश जी की प्रतिमा है। तो जब आप बारसूर में जाके गणेश देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद यही एक अल्टीमेट प्रतिमा है, जो गणेश की प्रतिमा है, जो यहाँ पर बस्तर की विशेषता है। लेकिन मुझे देखने में आया ढोलका पाल के जो गणेश जी हैं वो एक पत्थर में अलग तरह से बने, और ढोलका पाल की जो प्रतिमा है वो भी अद्भुत प्रतिमा है। और उसकी जो पत्थर के अंदर जो कार्विंग है, जो तराशे गए हैं, जिसमें आप गणेश जी का एक एक आभूषण देख सकते हैं, उनके गले का एक एक मणि देख सकते हैं, या बाजूबंद देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर वो ढोलका पाल की भी प्रतिमा है। तो वो एक अद्भुत सी चीज़ है जो आपको एक अलग आनंद की अनुभूति देता है। और पिछले कुछ दिनों में वो मूर्ति को भंग हो गई थी, वो मूर्ति
लेकिन हमारे जो पुरातत्वविद हैं अरुण कुमार शर्मा जी, जिनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, वो उन्होंने उस मूर्ति को फिर से एक बार संजो दिया है, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। तो ये मुझे लगता है कि जिनको नहीं देखने का अवसर है वो एक बार जरूर उस मूर्ति को देखें और उसका अनुभव करें कि क्या वो मूर्ति है। इसी तरह कुटुमसर की गुफाएं हैं। मैं आश्चर्य करता हूं कि अभी तक कुटुमसर की गुफाओं को उस तरह से यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में लेकर उसे एक इंटरनेशनल साइट क्यों नहीं बनाया गया, जहां पर ये किसी मानव की कृतियां नहीं है, ये प्रकृति ने आपके लिए कितना सुंदर रचनात्मक उपहार दिया है, ये आपको कुटुमसर की गुफाओं में देखने को मिलता है। और वहाँ पर जाते हैं तब आपको वहाँ की चाहे वो सेलेक्टेमाइट की जो सारी कार्विंग है, एक एक झूमर है, जो आपको बिजली वहाँ जाती नहीं है, आपको एक टॉर्च दिया जाता है, जो टॉर्च के माध्यम से आप जब देखते हैं और आपको समझ में आता है कि ज़मीन के नीचे इतने सुंदर झूमर प्रकृति ने आपको बना के दिए हैं, तो आप एक तरह से उसमें पूरी की पूरी तरह रम जाते हैं। वहीं पर आपको अंधी मछलियों का भी एक छोटा सा दर्शन होता है, जहाँ पर अंधी मछलियाँ हैं जो वर्षों से उस अंधेरे में रह रही हैं और वहीं पर अपना कैसे मार्ग निकालती हैं, ये आपको देखने को मिलता है कुटुमसर की गुफाओं में। श्रेय दिया जाना चाहिए प्रोफेसर शंकर तिवारी जी को, जिन्होंने कैसे परिश्रम से वो कुटुमसर की गुफाएं वहाँ पर खोजी हैं। कई पर्यटक वहाँ जाते हैं, कई पर्यटकों को वहाँ जाने से थोड़ा सा, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे है, श्वास लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, तो कई लोग वहाँ जाने से थोड़ा सा कतराते हैं, लेकिन अवश्य जाना चाहिए, अद्भुत है। लेकिन जब मैं कुटुमसर की गुफाएं देख रहा था पहली बार जब मैंने देखा, तो मुझे लगा कि यही है, एक मन में भाव आता है कि यही होगा जो अल्टीमेट है। लेकिन वहीं मेरे एक और मित्र थे, उन्होंने कहा कि ये अल्टीमेट नहीं है। अगर आपको कुटुमसर की गुफाओं में आनंद आया तो निश्चित तौर पर आपको कैलाश गुफाओं में भी आनंद आएगा। वो अपने आप में एक दूसरी तरह की चीज़ थी। अगर कुटुमसर की गुफाएं ज़मीन के नीचे जाकर आपको गुफाओं को देखना पड़ता था, तो कैलाश गुफाएं ऐसी थी जो ज़मीन से थोड़ा ऊपर जाकर आपको देखना पड़ता है, और वहाँ पे एक अलग तरह की सैंडस्टोन की कुछ कलाकृतियों से वो पूरी की पूरी गुफाएं जो हैं सज्जित है, और ये भी प्रकृति का दिया हुआ आपको अनुपम उपहार है। तो लगता है कि ये अद्भुत है कि एक ही स्थान पर कुछ 100 किलोमीटर के दायरे में प्रकृति आपको एक तरफ जमीन के नीचे एक बहुत सुंदर सा उपहार कुटुमसर की गुफाओं के रूप में देती है, वहीं एक दूसरा उपहार प्रकृति आपको जमीन के ऊपर कैलाश गुफाओं के रूप में देती है। तो ये एक बहुत ही अलग सी अनुभूति वहाँ होती है। फिर लगता है कि चित्रकूट प्रपात, जिसके बारे में बार बार कहा जाता है, जो एक शू स्ट्रिंग जूते की नाल के आकार का एक चित्रकूट प्रपात है, जिसकी तुलना लोगों ने न्यागरा से की और कहा कि न्यागरा जो है भारत का न्यागरा इसे कहा गया। पर मुझे लगता है मेरा न्यागरा जाने का मेरा अवसर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं न्यागरा की सुंदरता के बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसी भी स्थान की तुलना दूसरे स्थान से करना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि चित्रकूट प्रपात की जो सुंदरता है और चित्रकूट प्रपात का जो दिव्य दर्शन है, अगर आप बरसात के बाद जाएं और जिस वक्त इंद्रावती नदी अपने पूरे शबाब में बह रही है, अगर आप उस वक्त जाके चित्रकूट प्रपात को देखें तो उसकी एक अलग अनुभूति होती है। लेकिन उसके साथ दूसरी अनुभूति वो भी होती है कि जब आप थोड़ी सी बाद वाले सीज़न में जाएं, बाद वाले समय में जाएं, और जब आपकी नौका को प्रपात के नीचे से ले जाएं, जहां आपके सामने से प्रपात का जल गिर रहा हो और आपकी नौका वहां से जाती हो, तो वो भी एक दृश्य जो है अपने आप में अद्भुत है, बहुत ही मनोरम दृश्य है। तो उसे न्यागरा कहना या न्यागरा से उसकी तुलना करना, मैं पता नहीं, मुझे उसको बहुत तर्कसंगत नहीं लगता। मुझे लगता है चित्रकूट अपना चित्रकूट ही है, और अगर किसी को तुलना करना है तो न्यागरा को कहा जाए कि ये कनाडा का चित्रकूट प्रपात है। हम अपने चित्रकूट प्रपात की जो विशेषता है उसको क्यों कम करके आंकें। लेकिन जब आप चित्रकूट प्रपात देखते हैं तो आपको लगता है शायद यही अल्टीमेट है, तो ऐसा नहीं है। फिर बस्तर में एक तीरथगढ़ का जो जलप्रपात है, वो एक अलग आभा, अलग छटा लिए हुए तीरथगढ़ का जलप्रपात है। उसको आप देखते हैं तो आपको एक अलग तरह की अनुभूति होती है, उसका एक अलग ढंग है, उसकी एक अलग शान है, उसकी एक अलग रवानी है। वो अपने आप में एक आपको अलग तरह की अनुभूति देता हुआ वो प्रपात है। तो लगता है कि अच्छा, तो चित्रकूट भी है और तीरथगढ़ भी है, लेकिन आप जैसे ही कांगेर प्रपात में जाते हैं और कांगेर वैली में, कांगेर घाटी में जाके वहाँ का जल
प्रपात देखते हैं तो आपको एक तीसरी ही छटा नजर आती है। तो फिर मुझे लगता है, जैसे मैंने आपको कहा कि कुटुम्बसर और कैलाश गुफाओं के बारे में जिस तरह से मैंने आपको कहा कि एक ही स्थान पर दो अलग अलग तरह की चीजें, उसी तरह आप चित्रकूट और तीरथगढ़ को देखेंगे तो एक ही स्थान पर दो अलग अलग तरह के प्रपात, दोनों की भव्यता अलग है, दोनों की दिव्यता अलग है, और उसके बीच में कांगेर घाटी के जो प्रपात हैं, कांगेर घाटी का जो झरना है, उसकी एक मनोरमता, उसकी एक दृश्यावली, वो एक अपने आप में एक अलग आनंद की अनुभूति देती है। तो इसलिए ये कहना कि ये सारी चीज़ें बस्तर में देखने लायक क्या है, ऐसा अगर कोई प्रश्न करता है तो मुझे बहुत ही आश्चर्य भी होता है। कई बार मुझे लगता है कि हम लोग शायद अपना हमारा ज्ञान बहुत कम हो जाता है, इसलिए हम देखने लायक क्या है ये प्रश्न पूछते हैं। बस्तर में ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए कि यहाँ देखने लायक क्या नहीं है, और क्या नहीं है ऐसा कहते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा संदर्भ सुनाता हूँ, अगर विषयांतर नहीं होगा तो शायद आपको रंजक भी लगेगा। पहली बार जब मैं बस्तर गया था जगदलपुर, तो मैं मेरे अनुजव्रत शिष्य, और अब तो बहुत बड़े व्यक्ति हो गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल होने जा रहे हैं संजय द्विवेदी, वो मेरे साथ थे, और हेमंत पाणिग्राही थे, और हम लोग पूरा बस्तर घूमे। लेकिन अंतिम दिन हेमंत बोले कि सर अब हम आपको जेल लिए चलते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि एक अच्छा खासा व्यक्ति अभी जेल क्यों जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि बस्तर की जो जगदलपुर की जेल है वो भी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, और उसको ISO मिला हुआ है। और हम वहाँ गए तो जेल में आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमें लगा कि हमारे लिए जो 2-2.5 घंटे इन्होंने मुकर्रर किए वो कम पड़ गए, इतनी अद्भुत अनुभूति वहाँ थी। तो जब अगली यात्रा में मेरी पत्नी और हमारे एक बहुत पारिवारिक मित्र हैं जो छत्तीसगढ़ की ही रहने वाले हैं, लेकिन उनका कभी ऐसा अवसर नहीं हुआ कि वो जगदलपुर जाएं, तो पहली बार वो पति पत्नी भी हमारे साथ थे। तो उनको हमने जब 2 दिन घुमा दिया, तीसरे दिन उन्होंने हमसे पूछा कि अब आज कहाँ जाएंगे, तो मैंने कहा आज हम जेल जाएंगे। तो वो आश्चर्य करने लगे कि अब आप हमको जेल कहाँ लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, जेल यानी वो वाला जेल नहीं, यानी आपको दिखाना चाहते हैं कि बस्तर की जो बहुत सारी कलाकृतियाँ और छटाएँ और बहुत सारी जो आभा है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ की जेल भी इतनी आपको देखने में मोहक लगती है, और वहाँ जाकर आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ऐसी ऐसी बातें समझने को मिलती हैं कि आप आश्चर्य करते हैं। इसलिए अगर कोई मुझसे कहता है कि बस्तर में क्या देखने लायक है, तो मुझे बार बार लगता है कि मैं उनसे कहूँ कि क्या देखने लायक है ऐसा मत कहिए, क्या देखने लायक नहीं है ये पूछिए। तो ऐसी अनोखी ऐसी चीज़ें, कलाकृतियाँ, एक से एक नायाब कलाकृतियाँ, एक से एक नायाब चीज़ें वहाँ पर बन रही हैं, बनती हैं। लोग अपनी अपनी रचनात्मकता से उसे सहेजते हैं, बनाते हैं। जैसे बस्तर की जो कलाकृतियाँ हैं, वहाँ की जो शिल्प कला है, एक वहाँ का जो ढोकरा आर्ट है वो बहुत प्रसिद्ध है, जो बेल मेटल का आर्ट है, और उसकी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से वो बनाए जाते हैं। आदरणीय जयदेव बघेल जी उसके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, हम सभी जानते हैं उनके बारे में। और वो कोंडागांव के पास उनका अपना एक जो स्थान है जहाँ पर वो ये सारी चीज़ें बनाते हैं। अगर आप वहाँ जाएँ तो आपको लगता है कि अब यहाँ से उठा ही नहीं जाए, यहीं बैठा जाए। और कितने सहज और कितने आसान तरीके से वो आपको अपनी कलाकृति के बारे में बताते हैं, आश्चर्यजनक है। और ये भी जानकर कई बार दुख होता है कि हमारे जो कलाकार इतनी अद्भुत कलाकृतियाँ वहाँ बनाते हैं, पता नहीं उनको वहाँ उसका सही मूल्य मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। वो सारा मूल्य उन्हें जब आप दिल्ली या बम्बई की बड़ी बड़ी एम्पोरियम में जाकर उन सारी चीज़ों को देखते हैं तब समझ में आता है। मेरा एक ऐसा अनुभव रहा कि ढोकरा आर्ट के जो बैल होते हैं, बैल बहुत ही सुंदर बनाए जाते हैं। तो उन्हीं बैलों को मैंने करीब 250-300 रुपये में रायपुर से ख़रीदा था। सौभाग्य से उसी समय मेरा बम्बई जाना हुआ, और हीरानंदानी पवई में जो हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स है जहाँ मेरे बड़े भाई रहते हैं, और उस हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स में जो मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ की जो आर्ट कल्चर शॉप कहलाती है, तो वो एकदम जैसे कहना चाहिए बहुत ही हाई फाई कल्चर शॉप थी। वहाँ जाकर मैंने देखा तो वो मुझे ढोकरा आर्ट का वही बैल लगभग उसी आकार का, शायद उससे छोटा ही होगा, मैंने उसकी कीमत पूछी तो उन्होंने मुझे कहा कि ये 1200 रुपये का बैल है। ये बात बहुत पुरानी बता रहा हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ कि जो चीज़ वहाँ पे 250 और 300 रुपये में मिल रही है, वो चीज़ वहाँ 1200 रुपये में वो कल्चर शॉप बेच रहा है। लेकिन शायद ये प्रश्न भी मेरे दिमाग में तब इसीलिए आया कि ये जो कीमत का जो अंतर है, वो अंतर क्या कहीं मेरे उस भाई बहन को मिल रहा है जिन्होंने वस्तुतः ये कलाकृति बनाई है, या पता नहीं कोई और लोग हैं जो इस कलाकृति के कारण से अपना धन अर्जित कर रहे हैं, जो भी है। लेकिन कलाकृतियों का अद्भुत भंडार है। ढोकरा आर्ट तो
पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में, जैसे झारखंड में भी बेल मेटल का काम होता है, महाराष्ट्र में भी बेल मेटल का काम होता है, और बहुत अच्छा और बहुत अलग अलग तरह का काम होता है। लेकिन जो बस्तर में काम होता है वो भी एक बहुत अलग तरह का है। और जब आपको ये समझ में आता है ये कौन सा बस्तर का है, कौन सा झारखंड का है, कौन सा महाराष्ट्र का है, तो आप उसके चेहरे की बनावट और आप उसके जो गहनों की बनावट को देखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को पहचान सकेंगे कि ये बस्तर का बनाया हुआ आर्ट है। और इसमें अब एक तरह की बहुत सफाई भी आ रही है, जो जिस तरह के एक नए नए नवाचार के कारण बहुत सफाई आ रही है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है जो जो कई बार मुझे दुखदाई लगता है कि ये जो ढोकरा आर्ट है इसको कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने हाइब्रिड कर दिया है। जैसे उसके साथ उन्होंने रंग, मतलब ये कुछ जोड़कर उसको राजस्थान के भोपा भोपी बनाना शुरू कर दिया है, या राजस्थान के वो तबला वादक उसी में ढोकरा आर्ट में बनाना शुरू कर दिए। पर मुझे लगता है जो मौलिक बात है वो यहाँ पर आनी चाहिए, जो वहाँ का। इसलिए मैंने जैसे कहा ना कि आपको सिर्फ चेहरा देख के समझ में आ जाता है, या सिर्फ आपको वहाँ की जो वस्त्र विन्यास है या जो आभूषण है उसको देख के समझ में आ जाता है कि ये महाराष्ट्र का बनाया हुआ है या ये बस्तर का बनाया हुआ है। तो अगर हम उसकी वही मौलिकता को कहीं ख़त्म कर दें तो शायद दिक्कत हो सकती है। इसके बारे में भी उम्मीद है कि कुछ विशेषज्ञ इसके बारे में भी सोच रहे होंगे। दूसरी जो बस्तर की बहुत बड़ी कलाकृति है वो ये जो रॉट आयरन, जो मेरे पीछे एक सूर्य लगा है, मैंने जानबूझ के आज के कार्यक्रम के लिए यहाँ रखा है। ये मेरा इसका भी एक बहुत मज़ेदार सा संस्मरण है जो मैं सुनाना चाहता हूँ कि हम इसकी बहुत सारी कलाकृतियाँ खरीदना चाहते थे। तो जब हम लौट रहे थे पहली बार मेरी यात्रा में, जब जगदलपुर से रायपुर लौट रहे थे, तो जैसे ही कोंडागांव आया तो हमारे सहयोगी थे, उन्होंने कहा कि यहाँ कोंडागांव से नारायणपुर के रास्ते पर 4-5 किलोमीटर पर गांव है, वहाँ पर एक बहुत बड़े कलाकार रहते हैं, तो आप वहाँ भी जाकर उनके घर में देख सकते हैं। तो उनके घर में ये जो रॉट आयरन की बहुत सारी कलाकृतियाँ इधर उधर, मतलब पूरा घर ऐसा बिखरा पड़ा। और उस दिन कुछ ऐसा संयोग था कि उनके गांव में कुछ विवाह था, तो सारे गांव के लोग जो थे उस विवाह समारोह में व्यस्त थे। उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं थी कि वो कोई आए हैं या कोई चीज़ खरीदेंगे। तो मैंने कहा भी कि आप कितना दाम लेंगे, क्या लेंगे। वो इतने मस्त थे कि उन्होंने कहा तुम ये वाला सूर्य तो वैसे ही ले जाओ, बाकी पैसे देते रहें। इतना ये जो जैसे कहना चाहिए कि मन का खुलापन और मन की उदारता, अद्भुत उदारता और अद्भुत खुलापन। तो ये जो ये रॉट आयरन का काम है, ये भी बस्तर का एक बहुत वैशिष्ट अलग लिए हुए ये काम है, और इसकी भी आपको छटाएं अलग अलग जगह मिल जाएंगी। तीसरी जो प्रमुख कलाकृति है वो ये जो पीछे लकड़ी का काम जो बस्तर में होता है, काष्ठ का काम होता है, ये भी इस काष्ठ का काम भी देश में अलग अलग जगह पर होता है, लेकिन बस्तर में जो काम होता है, बस्तर की जो सफाई है, बस्तर की जो कुशलता है, कारीगरी है, वो शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। इसका कारण ये भी है कि बस्तर की जो वन संपदा है, वहाँ जिस तरह के आपको पेड़ पौधे मिलते हैं, वहाँ पर जिस तरह की आपको वन राशि मिलती है, वहाँ जिस तरह से आपको लकड़ी मिलती है, वो शायद लकड़ी और कहीं मिलती नहीं है। इसलिए भी हो सकता है कि ये मुझे बहुत आकर्षित करती है, आपको भी संभवतः आकर्षित करेगी। और ये इसमें जितने वर्ष होते जाते हैं, ये जो काष्ठ कला है ये कहीं ख़राब भी नहीं होती, कहीं उसमें कुछ होता भी नहीं है। एक ये गोंड आर्ट है, जो गोंड पेंटिंग्स हैं जो ये मेरे पीछे लगी है, आप देख सकते हैं। जनगण सिंह श्याम बहुत प्रसिद्ध गोंड आर्टिस्ट हुए और उन्होंने अपनी एक अलग सी शैली ही गोंड की चित्रकला में विकसित कर दी। ये जो जनगण सिंह श्याम की जो गोंड कला थी, ये बिल्कुल उन्होंने अपनी जो गोंड की जो पारंपरिक कला थी उसमें कुछ नया करके, नवाचार करके उसको गोंड कला को लोगों के सामने प्रदर्शित किया था। लेकिन इसी के साथ अब जैसे भज्जू श्याम है, जिनको पिछले 2 वर्ष पहले ही पद्मश्री मिली, उन्होंने भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम बस्तर के बारे में किया है। तो ये सारी चीज़ें बस्तर में और टेराकोटा है ही। टेराकोटा जो मिट्टी के जो खिलौने बनाने की जो कला है, टेराकोटा की, बस्तर का जो टेराकोटा काम है, बस्तर की जो टेराकोटा वर्क है, उसकी खासियत चूँकि वहाँ की मिट्टी भी है, और एक मिट्टी में एक अलग तरह का लचीलापन और चमक है जो प्रायः टेराकोटा की अन्य शैलियों में शायद देखने को नहीं मिलता होगा। दक्षिण में भी टेराकोटा बहुत है, और
दक्षिण में बहुत अद्भुत टेराकोटा है, मतलब कई कई जगहों पर कर्नाटक में है और भी है, आंध्र प्रदेश में है टेराकोटा, वो भी बहुत अलग है और उसकी चमक भी अलग है, निश्चित तौर पर अलग है। लेकिन जो बस्तर का टेराकोटा है, उसकी जो मिट्टी का लोच और उसका जो लचीलापन है और उसके अंदर जो कलाकृतियों को बनाने का जो तरीका है, वो अद्भुत ही तरीका है। तो ये सारी जो कलाकृतियां हैं, इसके अलावा बस्तर के आभूषण हैं, जो अलग अलग चीज़ों पर आभूषण बनाए जाते हैं, उस आभूषण को भी देख के हमको लगता है कि कैसे इतने शानदार आभूषण बस्तर में जो हैं वो बनाए गए हैं। तो ये जो सब कलाकृतियां बस्तर की हैं, इनको जब हम देखते हैं तो समझ में आता है कि क्या क्या शानदार चीज़ें बस्तर ने, प्रकृति ने हमको दी हैं, रचनात्मक चीज़ें, क्या क्या सुंदर सी चीज़ें हमको दी हैं। तो उसके बारे में जब हम सोचते हैं, समझते हैं, तो हमको लगता है कि एक ये नायाब कलात्मकता का, रचनात्मकता का गुच्छा जो है प्रकृति ने बस्तर के माध्यम से, जगदलपुर के माध्यम से हमको दिया है। एक और दुख की बात होती है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये कोसा का वस्त्र है, जहाँ कोसे का काम भी प्रसिद्ध है। हालांकि वो अब ज़्यादा मैदानी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के हो रहा है, चाहे वो बिलासपुर हो, रतनपुर हो, उसके आगे कटघोरा में कोसा के बड़े बड़े लोग हैं जो व्यापारी हैं। लेकिन बस्तर में भी मूलतः कोसा की बनाई का, जगदलपुर में मैंने केंद्र देखा जहाँ पर कोसा से बनाने का और कोसा का प्रशिक्षण देने का काम कुछ लोग कर रहे थे, कुछ कारीगर लोग कर रहे थे। लेकिन मुझे मालूम हुआ, जब उनसे चर्चा हुई, तो मुझे लगा कि शायद ये अगली पीढ़ी तक ये काम उतनी अच्छी तरह से पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम सब मिलकर भी कोसा के बारे में जागृति फैलाएं, कोसा के बारे में लोगों के अंदर रुचि भी जागृत करें। वरना जैसे हम लोग अपने अपने पुरखों के आभूषण सहेज के रखते हैं, कि पुरखों के कुछ गहने सहेज के रखते हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं कोसा को भी हमको सहेज के रखना पड़ेगा, क्योंकि कोसा एक अद्भुत कपड़ा है और जो एक तरह से ऐसी बुनाई उसकी होती है कि समझ में आता है। तो ये जो एक पूरी की पूरी कलाकृतियाँ हैं, अलग अलग चीज़ों को बांधने की बात है, ये बस्तर आपको इस तरह से पूरे समय बांध के रखता है, पूरे समय आपको कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ के रखता है। और इस पर बहुत सारा लिखा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लिखा गया है वो कम है, बहुत ज़्यादा लिखा जाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम स्कॉलर्स इस पर काम नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, शोधार्थी उस पर बात नहीं करेंगे, तब तक बस्तर की ये तमाम चीज़ें बाहर पूरे विश्व तक नहीं जा पाएंगी। आदरणीय निरंजन महावर जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया था और उन्होंने बस्तर पर काफ़ी किताबें लिखी। बस्तर ब्रॉन्जेस उनकी बहुत प्रसिद्ध हुई, लोगों ने उसको बहुत सराहा और निरंजन महावर जी ने उसके बाद लगातार कई किताबें लिखी। लेकिन अब शायद निरंजन महावर जी के अवसान के बाद वो काम कहीं धीमा पड़ गया है। निरंजन महावर जी से जब भी मेरी भेंट होती थी, मैं उनकी पीड़ा को समझता था और उनकी जो एंग्जाइटी थी, आतुरता थी ये सब चीज़ें लिखने की, उसको भी समझता था। बहुत सारी पुस्तकें, महत्वपूर्ण पुस्तकें निरंजन महावर जी ने लिखी हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण काम हमारे मित्र अनूप रंजन पांडे जी ने किया, बस्तर बैंड बनाकर। उनको भी विगत वर्ष पद्मश्री मिली है। अनूप रंजन पांडे जी ने जो बस्तर के जो लोकवाद्य थे, कई प्रसिद्ध लोकवाद्य थे, फिर वो चाहे मांदली हो और या बांसुरियाँ अलग अलग तरह की हैं, इन सब को लेकर उन्होंने एक बस्तर बैंड बनाया और उसके कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन किए और उन सारे वाद्यों को एक तरह से अनूप रंजन जी ने पुनर्जीवित किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ जो बस्तर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा, उन वाद्यों को आगे ले जाना, प्रकाश में लाना, नई पीढ़ी के लोगों को उन तक प्रेरित करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और नई पीढ़ी के लोग जब उसमें आएंगे, नए नए लोग आकर जब उस तरह के वाद्यों को आपके सामने बजाएंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, हमारे कान उसके साथ अभ्यस्त होते हैं। नहीं तो क्या होगा, सारी चीज़ें फिर सिंथेसाइज़र से सब्सटीट्यूट हो जाती हैं। आप जानते हैं एक कीपैड आ जाए, और ये बात सिर्फ लोक वाद्यों के लिए कह रहा हूँ ऐसा नहीं, हमारे तो बड़े बड़े शास्त्रीय वाद्य हमारे दैनंदिन जीवन से गायब होते चले जा रहे हैं। दुख होता है देखकर कि तानपुरा, अब हम लोग आमतौर पर तानपुरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम लोग आमतौर पर वायलिन के ग्रुप्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम लोग आमतौर पर सितार इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड म्यूजिक में या कहीं और सिर्फ
कीबोर्ड के सहारे हम लोग करते चले जा रहे हैं। तो जिस तरह से हमारे सारे वाद्यों को कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को ये टेक्नोलॉजी ले जाएगी तो बहुत दुख होगा। इसलिए बस्तर बैंड जैसे प्रयास और भी अगर हमारे लोग करेंगे तो शायद इसमें बहुत अधिक सफलता मिलेगी। और ये इसलिए हुआ, ये जो कौतूहल बस्तर के बारे में था ये आज का नहीं है, ये कौतूहल बस्तर के बारे में पहले से है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि अबूझ लोगों को लगता पता नहीं वहाँ क्या है, पता नहीं कैसे है, और अंदर जाने कि पहले ही बहुत सारे प्रश्न कर देना, इसलिए शायद कहीं ना कहीं बस्तर के बारे में बहुत सारी बातें प्रकाश में नहीं आई। मुझे याद है 1976 में एक फिल्म बनी थी, मृणाल सेन जी ने बनाई थी, मृगया। बहुत लोगों को शायद याद ना हो, मिथुन चक्रवर्ती की पहली फिल्म थी और उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मृगया को मिला था। ये पूरी की पूरी फिल्म जो है वो बस्तर में बनी थी। जिन लोगों ने उसे देखा होगा उनको याद भी होगा कि पूरा का पूरा जो दृश्यांकन है, फिल्मांकन है, वो वहाँ हुआ था। मिथुन चक्रवर्ती को भी उसमें पुरस्कार मिला था, लेकिन फिर बाद में मिथुन चक्रवर्ती जी को शायद ये लगा होगा कि ये कला फिल्मों की राह में बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्टारडम भी नहीं है, तो फिर वो बाद में इधर डिस्को डांसर टाइप की फिल्मों में आ गए। लेकिन उनकी जो सही कला की जो परख है, सही कला की जो प्रतिष्ठा है, वो शायद मृगया जैसी फिल्मों से ही है। और मृगया इसलिए एक अपने आप में एक लैंडमार्क फिल्म बस्तर की थी। एक और महत्वपूर्ण फिल्म जो बस्तर में बनी थी, जंगल सागा नाम से। आप जानते हैं कि ये बात हुई थी कि मोगली और ये सारी जो कहानियां हैं, मोगली की कहानियां कहाँ से आई, कैसे आई, ये तब तो समझ में आया। लेकिन स्टीव बर्गमैन ने चेंद्रू की कहानी को लेकर जंगल सागा एक फिल्म बनाई थी। स्टीव बर्गमैन हम जानते हैं ऑस्कर और कांस जैसे बड़े बड़े पुरस्कारों के विजेता हैं, और चेंद्रू को लेकर जब उन्होंने ये फिल्म बनाई थी तो अपने आप में बहुत अद्भुत फिल्म थी। और उसके बारे में लोगों ने जब देखा तो समझ में आया कि ये एक ऐसी फिल्म बनी जिसमें ये सब जो मोगली लैंड और ये सारी बातें, और ये वास्तविक कहानी है। चेंद्रू की जो कहानी है एक तरह से एक वास्तविक कहानी है जिसको बस्तर में बनाया गया था। तो ये तो हुआ, लेकिन उसके बाद भी बस्तर में जो लोक कला और रंगमंच की जो जैसे लोक नृत्यों की जो परंपरा है, तो लगातार वहाँ पर अलग अलग जातियों के लोक नृत्य हुए, चाहे वो गौर का मारिया नृत्य हो, तो ये एक मारिया जनजाति का नृत्य था है। बहुत लोग देखते हैं, आपने देखा भी होगा, समझे होंगे, एक अलग तरह की उसकी उस नृत्य की छटा है। इसी के साथ ककसार नृत्य है, तो ककसार नृत्य की अलग तरह की शैली है, उसका अलग वेशभूषा है, अलग उसकी पूरी की पूरी जो चलन है उसका, उस नृत्य का अलग है। सैला नृत्य भी बस्तर में कुछ लोग करते हैं। सैला यानी वो एक डंडा रहता है जिसे हम लोग सैला बोलते हैं, तो वो डंडे को लेकर सैला नृत्य किया जाता है। तो ये सब प्रमुख नृत्य हैं जो बस्तर में होते रहे हैं और अभी भी हम लोग देखते हैं उसको, लगातार अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन कुछ नाटक भी हैं जो बस्तर के जो पारंपरिक नाटक हैं वो भी एक बहुत ही प्रचलित रहे हैं। एक जैसे भथरा नाट है। भथरा नाट जो है वो कुछ उड़िया शैली से, उड़ीसा से प्रभावित है। भथरा का जो कहा जाता है, भथरा मतलब अपभ्रंश है भद्र का, और भद्र ये कि उस समय बस्तर के महाराजा कुछ लोगों को लेकर जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए थे और जगन्नाथ जी का दर्शन करके लौटे, तो ये समझ में आया कि ये लोग हमसे थोड़े से भद्र हैं, चूँकि ये ईश्वर का दर्शन करके साक्षात लौटे हैं। तो फिर इसलिए उनको भद्र कहा गया, भद्र से वो भतरा हो गया। और भतरा लोगों का एक जो नाटक है वो अलग अलग जगहों पर खेला जाता है। अलग अलग उसकी नाट्य मंडलियां हैं जो रात भर उसके प्रदर्शन करती हैं, यानी रात को 9 बजे से शुरू होता है और सुबह 4-5 बजे तक चलता है। कोई एक कथा, कोई एक आख्यान लेकर उस आख्यान के इर्द गिर्द वो पूरा का पूरा नाटक सृजित होता है। और अलग अलग नाट्य मंडलियों की अपनी विशेषता रहती है, वो अपने हिसाब से उस नाट्य मंडली को उनका एक ट्रेनिंग अलग रहता है कि उस नाट्य मंडली में यही लोग ट्रेंड हैं और यही लोग इसमें काम करेंगे। तो वो सब मिलके एक एक नाटक अपना, जैसे उनका ट्रेडमार्क नाटक है कि फलानी मंडली का ये नाटक बहुत प्रसिद्ध है, फलानी मंडली का ये नाटक बहुत प्रसिद्ध है, तो उस तरह से उसके प्रयोग होते हैं और उसकी पूरी की पूरी नैसर्गिकता भथरा नाट में रहती है। और ये बहुत ही अलग तरह की कॉस्ट्यूम्स, उसकी पूरी जो वेशभूषा है, चाहे वो मेकअप है, ये सब वहाँ पर होता है। हम जानते हैं कि जो हमारी वनवासी लोक परंपरा या आदिवासी परंपरा, इनमें
इनमें स्त्रियां ज़्यादातर उसमें भूमिका नहीं करती, तो वो जो पुरुष पात्र हैं वो भी भूमिका करते हैं स्त्रियों की, उनका सजना, उनका रखना, ये सब, और उसके साथ संगीत, जो सारा का सारा संगीत का वृंद है, वो पूरा का पूरा संगीत वृंद जो है उन नाटक के साथ आता है। तो ये सारा भथरा नाट में प्रसिद्ध होता है। इसके साथ जो अगला एक नाटक है जिसे हम माओ पाड़ा कहते हैं, आखेट नृत्य है, जो शेर की शिकार करने के ऊपर से पूरा का पूरा नृत्य जो है वो बनाया गया, और ये नाटक भी है और एक तरह का नृत्य भी है, जो सामूहिक आखेट का पूरा दृश्य का वर्णन होता है उसमें। और ये सब जैसे कैसे उसको घेरना, कैसे उसको बांधना, कैसे उसको रोकना, कैसे उसका आखेट करना, ये पूरा का पूरा दृश्यांकन इस माओ पाटा के नृत्य में होता है। ये भी एक अपने आप में एक अद्भुत कलाकृति है जिसको लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं माओ पाटा को। छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग परंपराएं हैं लोक नाट्य की, चाहे वो नाचा हो, चाहे गम्मत हो, चाहे रहस हो, वो अलग अलग क्षेत्रों में होती हैं, ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में। लेकिन ये जो बस्तर का जो पूरा वनांचल है पूरा, वहाँ की जो नाट्य परंपरा है, वहाँ के जो नाटक हैं, वो अपने आप में बहुत ही अलग शैली के नाटक होते हैं। और उसको देखने से एक बहुत क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड, बहुत सोफेस्टिकेटेड स्ट्रक्चर्ड नाटक नहीं है। जैसे नाचा बहुत विकसित हो गया, तो नाचा बहुत अधिक स्ट्रक्चर्ड और बहुत मतलब बहुत ही विकसित हो गया है नाचा। हम जानते हैं श्रद्धेय हबीब तनवीर जी ने तो नाचा को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग सी ख्याति भी दिखा दी। लेकिन कई जगह पर नाचा जो है वो अभी भी पुरानी पारंपरिक शैली में खेला जाता है। एक बार यही एक मुझे संस्मरण आया था कि एक बार हमने, जब मैं रायपुर में जिन दिनों एक विश्वविद्यालय में कुलपति था, तो हमने विचार किया कि कुछ ऐसी नाचा मंडली को बुलाकर उनके साथ पारंपरिक नाचा करवाया जाए। इसलिए हमने काफ़ी दूर दराज से एक मंडली, मुझे ध्यान है धमतरी के आगे से, उस मंडली को बुलवाया। लेकिन और हमने पूरे देश भर से कुछ विद्वान संस्कृति के क्षेत्र के आए थे, उनके सामने वो नाचा प्रस्तुत करने के लिए उन्हें कहा गया। तो जो उन्होंने शुरुआत की, तो वो उन्होंने कुछ बहुत पॉपुलर फिल्मी गानों से ही शुरुआत की और फिल्मी तरह के प्रहसन से शुरुआत की। तो फिर जब 15-20 मिनट हो गए, तो मुझे लगा कि ये कहीं मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो मैंने उनके जो प्रमुख थे उनसे आग्रह किया कि ये तो सब हम लोग देख ही लेते हैं, हम तो आपसे चाह रहे थे कि आप पारंपरिक नाचा करें, जो आपका ट्रेडिशनल नाचा है। तो उन्होंने कहा क्या करें साहब, जब हम गांव में करते हैं तो गांव के लोग कहते हैं कि आप ज़रा फिल्मी स्टाइल का करिए। तो इसलिए अब हम लोगों ने सोचा कि आप लोग यहाँ कहीं दूर दूर से आए तो हम वही दिखाएं। तो ये एक त्रासदी है। लेकिन निश्चित तौर पर हमें स्मरण करना होगा और श्रेय देना होगा श्रद्धेय हबीब तनवीर जी को, जिन्होंने नाचा के पूरे स्वरूप को बरकरार रखते हुए उसे आधुनिक नाटक में कहाँ किस तरह से रखना है, किस तरह से उसे जोड़ना है, इसका एक अद्भुत प्रयोग उन्होंने पूरे विश्व के सामने किया और उस शैली को उन्होंने पूरे विश्व के सामने स्थापित किया, प्रतिपादित किया। लेकिन इस तरह के प्रयोग भथरा नाट में या माओ पाटा में अभी तक नहीं हुए हैं। भथरा नाट अपनी उसी शैली से वैसे ही लोग करते हैं और उसी तरह से पारंपरिक रूप से भथरा नाट का प्रस्तुतिकरण प्रदर्शन होता है। लेकिन वो बहुत अच्छा लगता है, मनोरम है। ये बात जरूर है कि हम लोग जो कि अब आज एक सोफेस्टिकेटेड वातावरण में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, इससे ज़्यादा के परफॉर्मेंस देखने के आदी नहीं है। वहाँ पर ये पूरी रात चलने वाले प्रदर्शनों का एक अलग रंग है। उसका रंग वो परवान चढ़ता है। अगर आप उनसे कहें कि आप 15 मिनट में या आधे घंटे में अपना नाट्य प्रस्तुत करें, तो शायद ये उनके लिए कहीं ना कहीं हमारा अन्याय है उनके प्रति, उनकी कला के प्रति भी, क्योंकि उस कला की पूरी शैली ही अपने आप में धीरे धीरे रंग चढ़ने की, धीरे धीरे परवान चढ़ने की है। और उसके साथ जो बहुत विशेषता है वो ये है कि जो ऑडियंस के साथ उनका एक तारतम्य, तादात्म्य, ऑडियंस के साथ जो इंटरेक्शन होता है, इसलिए थोड़ी देर बाद ये पूरा का पूरा जो समूह है, जो नाटक कर रहे हैं वो और जो नाटक देख रहे हैं वो कुल मिला के एक पूरा समूह बनता है, कुल मिला के एक पूरे का पूरा एक समुदाय बनता है। मतलब एक कम्युनिटी, मतलब जैसे होता है ना कि एक
सब मिलकर एक है, तो सब मिलकर उस नाटक के अंश बनते हैं, सब मिलकर उस नाटक का हिस्सा बनते हैं। ये भी एक अद्भुत अनुभूति है जो शायद आधुनिक रंगमंच में हम लोग जब अपनी रंगमंच की शैली में, और ये ऐसा ही नहीं कि सिर्फ भतरा नाट्य के साथ है, चाहे फिर वो नौटंकी हो, चाहे वो तमाशा हो, चाहे वो देश के कोई भी भाग हो, जहाँ जो पूरी रात रंगने वाले जो प्रयोग होते हैं वो उसकी एक अलग ही आभा रहती है। तो उस तरह से ये अपने अभी भी मूल स्वरूप में ये सारे आपको लोक नाट्य के स्वरूप देखने को मिलते हैं, और लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। बस्तर में जब 1900 शायद 48 49 50 में बस्तर रंगमंच की भी शुरुआत हुई, कई लोग हैं जिन्होंने बस्तर में दूसरी तरह का भी रंगमंच और पारंपरिक रंगमंच की भी शुरुआत की, चाहे चंपक भट्टाचार्य जी हों, देबू चक्रवर्ती जी हों, रहीम साहब हैं, M.A. रहीम साहब हैं, सुभाष पांडे जी ने काम किया, विजय कुंडू जी भी काम किए, सत्यजीत भट्टाचार्य हुए, या फिर अफजल अली साहब हुए। तो ये सब लोग जो है, मनमोहन साहब, इन लोगों ने काम किया है, अलग अलग समय पे काम किया है बस्तर के रंगमंच को समृद्ध करने के लिए, बस्तर के रंगमंच को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग लगातार काम करते रहे हैं। आज भी बस्तर में लोग हैं जो अपनी जीवटता से, अपनी संकल्प शक्ति से बस्तर के रंगमंच को कहीं ना कहीं समृद्ध करने में लगे हुए हैं, बस्तर की सारी नाट्य परंपरा, बस्तर की लोक परंपरा को समृद्ध करने में लगे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम सबको जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अगर कला संस्कृति में कहीं कोई दिलचस्पी है तो एक बार अवश्य जाकर बस्तर की इस सारी चीज़ों को देखना चाहिए। जब तक आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे नहीं, उसको सोचेंगे नहीं, तब तक शायद आपको इसका अनुभव नहीं आएगा। हाँ, ये बात है, दिल्ली में, बम्बई में, जैसे हम भोपाल में थे तो भोपाल में समूह आते हैं, इनके प्रदर्शन होते हैं, लेकिन आपको अगर इसका सही आनंद लेना है, सही मज़ा उठाना है, सही इसका रंजन, अपने आप में रंजन करना है, तो आपको वहीं जाकर उनको देखना चाहिए। एक बार उनके परिवेश में जब आप देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये कैसे खिलता है और कैसे ये सजता है। हम सजने की बात करते हैं तो हम सब ये जानते हैं कि बस्तर का जो दशहरा है वो पूरा विश्व प्रसिद्ध दशहरा है, और शायद सबसे लंबा चलने वाला कोई फेस्टिवल है तो उसमें बस्तर दशहरे का उल्लेख होता है, जो 75 दिन तक चलता है। ये पूरा का पूरा समारोह 75 दिन तक चलता है बस्तर दशहरे का। उसमें भी जिनको अवसर मिले वो उनको ज़रूर जाकर बस्तर दशहरे को भी एक बार देखना चाहिए, उसका भी एक बार आनंद उठाना चाहिए। ये बहुत सारी बातें बस्तर को लेकर मेरे मन में घुमड़ती रहती हैं। आप बस्तर के बारे में अगर मुझे कहेंगे तो मैं कई घंटे बोल सकता हूँ, क्योंकि ये एक तरह का भावनात्मक लगाव भी है, ये एक सांस्कृतिक लगाव भी है, और ये एक भावनात्मक लगाव भी है। और इसलिए बस्तर की मेरी हर यात्रा अपने आप में एक यादगार यात्रा रही है। फिर वो चाहे मैं किसी बहुत ज़रूरी काम से 1.5 दिन या 2 दिन के लिए ही क्यों न गया हूँ, तब भी वो यात्रा मेरे लिए बहुत यादगार यात्रा रही है। और इसलिए वो जो पूरी की पूरी जो उसकी छटा है, उसका पूरा परिवेश, उस पूरे क्षेत्र का परिवेश, वो सब आपको ऐसा बांधता है, आपको इतना ज़्यादा वो अपना बना लेता है कि आपको लगता है कि इसमें और अधिक रमते जाना चाहिए। बहुत सारे जो स्कॉलर्स अभी शायद इस फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, उनसे मेरा यही आग्रह है कि बस्तर के बारे में आप भी अपने अनुभव से जितना लिख सकते हैं, जैसा लिख सकते हैं, आपको ज़रूर लिखना चाहिए, और बहुत सारी ऑथेंटिक चीज़ें वहाँ आनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम वनवासी, आदिवासी लोक जीवन के बारे में कई बार कुछ लिखते हैं या कुछ लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो उसमें से बहुत ज़्यादा एक तरह का ड्रामेटिक भी रहता है और बहुत ज़्यादा अपने आप में काल्पनिक भी बात लोग कह देते हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर वहाँ जाकर देखेंगे, चाहे जैसे वैज्ञानिकता की बात कहें, बैगा यानी जो वैद्य भी हैं, झाड़ फूक भी करते हैं, तो आप उनकी वैज्ञानिकता की बात करें तो वो अपने आप में एक अलग तरह का अनुभव है। तो जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। या उनकी बसाहट, या उनके जब गांव में किस तरह से उनके घर कितने अंतर पे रहते हैं, और घर किस तरह से अपने आप में सेल्फ कंटेंट रेसिडेंशियल यूनिट है, वो आप जब तक आप देखते नहीं हैं तब तक आप उसको सोच नहीं पाते। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वैसे तो छत्तीसगढ़ के बारे में अगर बोलूं तो बहुत ज़्यादा बोल सकता हूं, लेकिन चूंकि अभी आज का विषय सिर्फ बस्तर पर केंद्रित करना था, इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ की जो और परंपराएं हैं उसके बारे में ज़्यादा आपसे बात नहीं की। मैं एक बार फिर से
आभार व्यक्त करता हूँ बस्तर टॉक का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मेरी यादों के पिटारे में जो बहुत मखमली डिब्बे में बस्तर की कुछ यादें मैंने संजो के रखी हैं, उस मखमली डिब्बे को खोलकर उन यादों को आपके साथ साझा करने का मैंने अवसर प्राप्त किया। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और जब भी बस्तर आने का अवसर जीवन में मिलता है या मिलेगा, मैं निश्चित तौर पर उसे छोड़ूंगा नहीं। इस बात का मेरा विश्वास है, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। और आप सभी का विशेष रूप से हेमंत पाणिग्राही जो मेरे अनुज हैं, शिष्य हैं, बहुत योग्य शिष्य हैं और बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। उनका आग्रह था कि सर आप बस्तर पर बात कीजिए, तो मैंने कोशिश की। और प्रधान जी ने भी इस सारे वातावरण में मेरी मदद की, तो उनका भी आभार। और आप सभी जो इस लाइव से जुड़े, पता नहीं मेरी कितनी बातें आपको तर्क संगत लगी या उपयोगी लगी, मैं नहीं जानता, लेकिन जो कुछ भी मेरे मन में विचार थे, उन्हें थोड़ा सा जैसे कि लोक परंपरा और आदिवासी परंपरा है जिसमें बहुत कुछ स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, नैसर्गिक होता है। तो मैं भी बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं हूँ, नैसर्गिक रूप से ही बात करना मुझे अच्छा लगता है, और इसीलिए मैंने नैसर्गिक रूप से आपके साथ बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद।